मानव मुक्त का उन्मुक्त दर्शन है रंगमंच। तो हम तो ये जानते हैं कि रंगमंच भी, नाटक भी दो तरीके से हम उसको देखते हैं। एक लोग नाटक करते हैं और एक लोग नाटक देखते हैं, यही उसका दर्शन का अंतर आता है। और नाटक खेलने वालों में है भारतीय जन नाट्य संघ। भारतीय जन नाट्य संघ के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ मैं भाई शैलेंद्र के बोलने से पहले एक बात ये कह दूं, ये मैंने क्यों कहा कि हमारे यहाँ बुद्धिजीवी जो है ना, वो भी सत्यानाश करते हैं नाटक की समझ पैदा करने में। वो भी क्या करते हैं मालूम है? अरे रंगमंच माध्यम भर है, इसलिए मैंने उस पर जोर दिया है। रंगमंच माध्यम भर नहीं है। अगर माध्यम भर है तो आज जो है दक्षिणपंथी तानाशाही भी पैसा दे करके पता नहीं कौन कौन से नाटक खिलवा रहे हैं। तो आपको तकलीफ हो रही है कि ये नाटक मत खेलिए। तो माध्यम भर नहीं है, वो दर्शन है, और उसकी समझ पैदा होगी, स्पष्ट होगी, उतना ही समाज प्रखर होगा, उतना ही शांति होगी, न्याय होगा। मैं ये बात के साथ नाटक के उद्देश्य और रंगकर्म की पूरी प्रक्रिया को समझने और समझाने की कोशिश की एक कलाकार की हैसियत से। व्यक्तिगत तौर पे मैं जैसे परफॉर्मर नहीं हूँ, इप्टा में मेरी सांगठनिक भूमिका ज्यादा रहती है, इसीलिए मेरी हैसियत इस मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करने में जरा छोटी है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं चीजों को जैसे देखता और समझता हूँ, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि कला जो है वो जनता के नाम प्रेम पत्र है, और इन बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है कि वो सत्ता के नाम अभियोग पत्र भी है। तो हर कला जो है सो जनता के नाम एक प्रेम पत्र है और सत्ता के नाम अभियोग पत्र है। सत्ता के नाम अभियोग पत्र की जरूरत क्यों पड़ती है? आप कहिएगा कि आप ये मान के क्यों बैठे हुए हैं कि सत्ता होगी तो खराब होगी। असल में पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अच्छा आदमी भी जब सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ होता है तो वो अपने आईने से चीजों को देखने और समझने की कोशिश करता है, और इससे खास किस्म के अहंकार का जन्म होता है। इसीलिए अनेक क्रांतियां जैसे तानाशाहों को कभी कभी जन्म दे देती हैं। इसीलिए जनता की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हुए सत्ता के खिलाफ जो है सो जन चेतना को जगाए रखना जैसे कलाकार का काम है। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी राजनीति पे बड़ी चर्चा चली कि कला कर्म जैसे राजनीति कर्म नहीं है। लेकिन असल में राजनीति है क्या? राजनीति चुनाव लड़ना है, राजनीति जैसे पार्लियामेंट में जाके भाषण देना है, या कि अपने समय से संवाद करते हुए उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी राजनीति है। असल में राजनीति मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं की सांद्रित अभिव्यक्ति है। ठीक है ना? मनुष्य के सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं की सांद्रित अभिव्यक्ति है। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जब कलाकार एक स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट एक सोशल स्टेटमेंट होता है। नाटक अपने आप में कलाकार का एक स्टेटमेंट है जो जैसे कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है मनुष्यता के पक्ष में, उत्पीड़ित मानवता के पक्ष में। इसीलिए वो एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अपने समय के समाज पे भी होता है और स्टेटमेंट अपने समय के पॉलिटिक्स पे भी होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जीवन के बहुतेरे समस्याओं का निर्धारण करती है। और जहां तक कला के स्वायत्तता का प्रश्न है तो इसको स्वायत्त होना चाहिए, क्योंकि विचारहीन कला का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन विचार की गुलामी भी कला के क्षेत्र में नहीं आता है। कलाकार अपने नतीजों से जनता के मुक्ति के दर्शन तक तो पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने की प्रक्रिया अलग अलग किस्म की होती है। फैज एक जगह कहते हैं कि एक कड़ा दर्द जो दिल में ढलता ही नहीं, दिल के तारीख सिगाफों से निकलता ही नहीं। मतलब हम लोग ये पढ़ते रहे थे कि जब दर्द छाती में इकट्ठा हो जाता है और लेखक या कवि या जैसे कलाकार जब परफॉर्म कर लेता है तो उसको उस दर्द से मुक्ति मिलती है। लेकिन फैज छटपटा रहे हैं पीड़ा से। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा दर्द छाती में फंसा हुआ है जो निकल ही नहीं रहा है। सिगाफ का मतलब होता है दरार। दो किवाड़ जो देहात में पहले बनता था तो उसमें जो फाफड़ रहता था, जिसको फाफड़ कहते हैं वो देशज भाषा में, तो उसको कहा जाता है दांत के बीच में जैसे गैप है और वहां कोई खाना फंस जाए तो दिन भर जीभ आपकी वहीं पे उलझी रहती है। तो फैज कहते हैं ऐसा ही एक दर्द छाती में फंसा हुआ है और जी मैंने जैसे वो गीत में भी नहीं ढल रहा है और वहां से निकल नहीं रहा है। तो जैसे ही आप इस बेचैनी से ग्रस्त होते हैं, आपकी यह बेचैनी आपके सृजनात्मकता को इग्नाइट कर देती है और इसी इग्निशन के गर्भ से जैसे रचनात्मक कर्म का जन्म होता है। और जब आप इस दर्द
से पीड़ित होते हैं तो आप लोगों के लिए ये कामना करते हैं कि दुनिया में ऐसा दर्द किसी को ना मिले, और इसीलिए लोक मंगल की कामना से आप अभिभूत हो जाते हैं। और जब कभी कभी इतिहास के राजमार्ग पे जनता के हर दस्ते जब चलते हैं तो कलाकार जैसे उनके स्वागत में तुरही और ट्रम्पेट बजाता है और अपने गीत गाता है। लोग इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन ये तो मनुष्यता के मुक्ति के विराट स्वप्न के अभिनंदन की प्रक्रिया है। तो जब वो अभिनंदन करता है तो लोग इसको कहते हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यस, कलाकार जैसे अपने पॉलिटिक्स तक पहुंचता है, लेकिन अपने करुणा के वशीभूत पहुंचता है। और ये करुणा कैसी है? ये कलाकार जैसे अपने अनुमोदन के लिए कहीं और नहीं जाता है, वो अपने हृदय की करुणा के पास जाता है, और इसीलिए वो शास्त्रों से भी टकरा जाता है, क्योंकि शास्त्र से वो अनुमोदन नहीं लेता है। और इसीलिए चंद्रमुखी और पारो जैसे ठसक के साथ कला के कीमियागिरी का कमाल देखिए कि दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए कि कलाकार की सक्रिय सहानुभूति उसके साथ खड़ी हो जाती है, और वो ये नहीं देखता है कि आपका शास्त्र इस प्रक्रिया को, या जैसे दूसरी औरत को जो मोहब्बत करती है उसको क्या कहता है, उसको उसके पीड़ा से सरोकार हो जाता है, और ये सरोकार उसको नायिका के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है, और वो पुराने मानकों को ध्वस्त कर देता है, और इसीलिए वो नैतिकता के नए मानक बिगड़ देता है। तो ये जो सामंती जकड़ है, ये जो स्त्री के प्रति समझ है, इन तमाम समझ को वो अपनी करुणा के कसौटी और अपने सौंदर्य चेतना की आभा में देखता है। इसीलिए वो नए शास्त्र की रचना करता है, नए मूल्य बोधों की रचना करता है, नए मानकों की रचना करता है, और इसी प्रक्रिया में कला जैसे अपना सर्वोत्तम दे पाती है। तो ये कला का जैसे अपना है, और इसीलिए हर सत्ताधारी उससे डरता है। इसलिए डरता है सत्ताधारी कि कला के साथ साथ जनता के आलोचनात्मक विवेक का भी प्रतिनिधित्व करती है। और ये आलोचनात्मक विवेक, दुनिया में परफेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं। न मेरे पिता परफेक्ट है, न मैं खुद परफेक्ट हूं, और न आनंद तिवारी जी बैठे हुए हैं। इसीलिए समीक्षात्मक मूल्यांकन के लिए हमेशा जगह रहती है, लेकिन जब आप पावर में बैठे होते हैं तो आप पे परफेक्शन का गरूर सवार होता है। इसीलिए हर समाज को जैसे अपना एक जैसे वो आलोचक चाहिए। कला जैसे एक तरीके से अपने समय की आलोचना भी है। आलोचना का मतलब समीक्षा, आलोचना का मतलब निंदा नहीं। तो कला अपने समय पे एक समीक्षात्मक और आलोचनात्मक स्टेटमेंट भी है। इसीलिए कला की बड़ी व्यापक भूमिका है, और कला का जन्म जैसे मनुष्य की समग्र सौंदर्य चेतना के घर से होता है। और ये सौंदर्य चेतना क्या है? ये सौंदर्य चेतना ताजमहल देख के सिर्फ अभिभूत होना नहीं है, वो भी है, वो भी है। फूल को देख के खुश होना, वो भी है। लेकिन जैसे हृदय का द्रवित हो जाना, एक बच्चे का मुस्कुराना, एक माँ का जैसे दूध पिलाना, और एक लड़के का जैसे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाना, और इन खूबसूरत नजारों से अभिभूत होके जब आप एक खूबसूरत दुनिया की कामना करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कलाकार अपने चरित्रगत रूप से उस राह में जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने वाली चीजें होती हैं उनके प्रति जैसे रिएक्ट करता है। और इस रिएक्ट करने की प्रक्रिया में वो जो सृजनात्मक कर्म करता है, वो एक अपने समय का राजनीतिक स्टेटमेंट भी बन जाता है। तो इस तरीके से उसके राजनीतिक स्टेटमेंट का जन्म होता है। लेकिन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे या उसकी इच्छा से की गई प्रतिक्रिया नहीं है। तो संस्कृति जो है अपने गहरे अर्थों में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। सभ्यताएं जो है सो बिल्डिंग खड़ा करती हैं, सभ्यताएं जो है सो चंद्रमा पे जाने का रास्ता पैदा करती हैं, लेकिन मनुष्य की संवेदना जो है क्या करती है? दया, करुणा, प्रेम के मूल्य बोध का सृजन करती है। तो ये सभ्यताएं जो है सो वो यांत्रिक होती हैं, और कलाएं जो हैं वो अपने आप में जैसे वो बहुत ही हृदय गति से निकलती हैं। और हालांकि कला और सभ्यता के बीच संवाद भी होता रहता है। तो नैतिकता के जो मानक हैं, जो मूल्य बोध हैं, जो दूसरों से प्रेम करने की इच्छा है, जो समता का स्वप्न है, ये सारे स्वप्न जैसे कला के व्यापक कलेवर में समाहित होते हैं। इसलिए कला अपने युग को समग्रता के साथ संबोधित करने की कोशिश करता है। और इसीलिए इस 27 तारीख को विश्व रंगमंच दिवस के मौके पे जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, जिसकी की स्थापना के बारे में आप कह रहे थे, वो 1948 के आसपास यूनेस्को के सहयोग से जैसे हुआ था। खैर बहरहाल जो भी हो, तो अभी उसके जो प्रमुख हैं थियोडोरस केरेजोपोलोस,
थियोडोरस टेरेजोपोलोस जो हैं, उन्होंने अभी विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर दुनिया के कलाकारों के नाम पर जो संदेश जारी किया है, उस संदेश में वो कहते हैं कि हम जैसे एक लहूलुहान समय में और वर्चुअल रियलिटी के ऐसे दौर में जहां हम जैसे कैद पड़े हुए हैं और जहां जैसे पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं वो जैसे मनुष्य के द्वारा पैदा किए गए संकट को सामने उपस्थित कर रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र जैसे कचरे का पेटी बन रहा है, जंगल में रिपीटेडली आग लगी हुई है, कारपोरेट के अनंत हवस के गर्भ से निकला हुआ जो ये ढांचा है पूंजीवाद का, इस पूंजीवाद के ढांचागत विसंगति की वजह से जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है, क्या कला जैसे इसके साथ संवाद करेगी? और उंडड मनुष्यता, घायल मनुष्यता है जहां से उसका लहू रिस रहा है, उस लहू को जैसे एड्रेस करने का कला कोशिश करेगा कि नहीं? कला जैसे तो मनुष्यता के घावों को जैसे स्पष्टता के साथ मनुष्य को दिखाता है ताकि वो अपनी बीमारी का इलाज कर सके। कभी कभी आप बीमार हैं ये आपको पता नहीं होता है। और कला क्या करता है? कला जैसे आपके जीवन को उद्देश्य देता है और जिंदगी को एक सार्थकता देता है। कभी कभी आपको यूं ही लगता है कि अरे मजा नहीं आ रहा है यार जिंदगी में, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि आप अपनी जिंदगी से एक्चुअली चाहते क्या हैं। बस आप अनमने और खिन्न से रहते हैं। नाटक के किसी दृश्य में जब आप सबलाइम हो जाते हैं और आपका उदात्तीकरण होता है तो आप कहते हैं अरे यही तो था जो मैं अपनी जिंदगी से चाह रहा था। ये कला के द्वारा मनुष्य का आत्म प्रत्यक्षीकरण है। मनुष्य जैसे अपना ही प्रत्यक्षीकरण करता है और वो अपने होने की सार्थकता की तलाश करता है। तो कला जैसे उस मूल्य बोध को भी संबोधित करता है। कला जैसे जाहिर सी बात है कि अपने रूप में लोगों को मनोरंजित भी करता है, लेकिन लोक रंजन सिर्फ ऐसे उद्देश्य नहीं है। और इसीलिए इप्टा जब 1943 ईस्वी में बना तो उस समय जैसे इप्टा के पहले सम्मेलन को एड्रेस करते हुए हिरेन मुखर्जी ने कहा था कि दुनिया के जो देश के जो कलाकार हैं वो अपनी सर्वोत्तम कला और सर्वोत्तम गीत अपनी मातृभूमि को, हाँ, तो ये मातृभूमि को जो गीत अर्पित करना है, ये क्या सचमुच में हिंदुस्तान की आजादी तक महदूद है? नहीं, आजादी की वह शाश्वत कामना है जो आपको जैसे हमारा नाम तुम्हारा नाम वियतनाम का नारा लगाने के लिए बाध्य कर देती है। और कभी आप नेल्सन मंडेला के साथ खड़े हो जाते हैं और कभी हो ची मिन करके नारा लगाते हुए आप जैसे सड़कों पे निकल आते हैं। इसीलिए कि वियतनाम की युद्धरत जनता जब साम्राज्यवाद से लड़ती है तो मुक्ति की इच्छा रखने वाले तमाम लोगों के ये लड़ाई के अंदर ट्रांसलेट हो जाती है। कला आपको एक व्यापक दृष्टि देती है और इस दृष्टि में शेक्सपियर, दांते, सर्वोंतस, दोस्तोवस्की, टोल्स्टॉय सब आपके पास चले आते हैं और आप जैसे अपनी निजता के दायरे का विस्तार करते हैं। आप जैसे अपनी आइडेंटिटी को लाउड कर देते हैं। आप हिंदुस्तानी हैं, बेशक हैं, इसलिए कि जहां आप होते हैं वहां की खुशबू आपको खींचती रहती है, क्योंकि उसी खुशबू से आपका परिचय है। गंगा का पानी जैसे वो आपको खोजता रहता है। और इसीलिए अंतिम दिनों में जब इब्ने इंसा कल 14वीं की रात थी वाले जिन्होंने लिखा था कल जब 14वीं की रात थी सब भर रहा चर्चा तेरा, तो उर्दू की आखिरी किताब जब उन्होंने लिखी तो जिया के रिजीम में वो निर्वासित होके चले गए, जैसे लंदन में थे, तो वहां वो क्या छटपटाहट है ये मातृभूमि की, वो उसको ऐसे अभिव्यक्त करते हैं कि हर दुश्मने जहां किस हाल में, दोस्त ही नहीं सब कुछ जानने की छटपटाहट होती है। कहते हैं हर दुश्मने जहां किस हाल में है, हर जहां से प्यारा कैसा है, रावी की रवानी कैसी है, सतलज का मुहाना कैसा है। तो ये जैसे आपको बांधता है अपनी जमीन से, लेकिन इस जमीन से आप विराट होते चले जाते हैं। कला के इस नैसर्गिक आभा में आप वैश्विक मनुष्य हो जाते हैं और तब आप रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह कह उठते हैं कि मैं मानवतावाद की कीमत पे देश प्रेम नहीं खरीदूंगा, यानी कि हीरे को बेच के मैं कांच नहीं खरीदूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से कला जो है सो और रंगमंच जो है सो अपने समय से अगर संवाद नहीं करता है तो फिर वो किस बात की कला। वो जैसे एसओएस की तरह उठ के खड़ा नहीं होता है, वो दुनिया के एक मतलब बड़े वर्कशॉप में नहीं बदल जाता है और बिना खून बहाए विविधता के सामंजस्य का वो जैसे मुजाहिरा नहीं होता है। और जैसे आपको अपनी निजता की कैद से मुक्त होके मनुष्यता के विभिन्न विभिन्न आइडेंटिटीज के साथ जैसे आपको एमलगमेट कर देता है और इसी
एमलगमेशन के गर्भ से जो शाश्वत मूल्य बोध का जन्म होता है, जो देश की बाउंड्री को तोड़ देते हैं और कभी कभी समय के सीमा को भी तोड़ देते हैं। और इसीलिए जैसे कालजयी रचना इसी को कहा जाता है, जो टाइम के फ्रेम को भी ब्रेक कर दे और स्पेस के फ्रेम को भी ब्रेक कर दे। वो होता हिंदुस्तान में है, लेकिन जैसे अफ्रीका की जनता को लगता है ये मेरी कथा है, और होता इस युग में है, और आने वाले युग के किसी बच्चे को लगता है ये तो मेरी कहानी कही जा रही है। तो हर वो जैसे आगे के जमाने की भी कथा कहता है और दुनिया के हर हिस्से की कथा कहता है, हालांकि वो अपने सार तत्व में लोकलाइज होता है, वो एक खास जगह पे होता है, एक खास चीज के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन मनुष्यता का दर्द इतने व्यापक रूप से उस पर समाहित हो जाता है कि वो जैसे टाइम और स्पेस के फ्रेम को तोड़ देता है। तो कालजयी रचनाओं का जन्म होता है। इसीलिए कला आपको इसी संदर्भ में विराट बनाती है। तो आज 27 तारीख को ये विश्व रंगमंच दिवस पे मैं तमाम दर्शकों, कलाकारों, सुधी और दर्शकों सबको जैसे इसकी शुभकामना देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि कलाएं जैसे हमेशा जीवित रहेंगी, इसीलिए कि वो मनुष्य के मनुष्य होने की घोषणा है, और इसीलिए दमन उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज चलती रहेगी। समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य बोध कला के को इंस्पायर्ड करते रहेंगे, और उसके अंदर से जैसे शाश्वत मूल्य बोध का जन्म होता रहेगा, जो और वो स्वयं जैसे आपको अपने दायरे से मुक्त करता हुआ एक विराट जैसे मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो कला समाज को भी बदलता है और उसी क्षण कलाकार को भी बदलता रहता है। बदला कलाकार नए मूल्य बोध के साथ समाज के सामने उपस्थित है, और ये जो वाइस वर्सा रिलेशन है, इसी रिलेशन के गर्भ से कलात्मक विकास की प्रक्रिया और मनुष्यता के मूल्य बोध सृजे जाते हैं, पैदा होते हैं, और लोग इसी के गीत गा के जैसे मुक्ति के युद्ध लड़ाए। जी शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि कला की आभा में वैश्विक मनुष्य का निर्माण, वैश्विक मनुष्य की अपना परिकल्पना ही आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस की उपलब्धि है, या शायद यही इसका संदेश है कि हम पूरी दुनिया की मानवता को एकाकार करके मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए हम जिस अपने कलाओं का, अपने कला विधा का, अपने रंगमंच का, अपने रंग का भरपूर इस्तेमाल करें, और इस इंद्रधनुषी आभा में सारे मनुष्य, दुनिया भर के मनुष्य एक हो जाएं। कहीं शोषण न हो, कहीं घृणा न हो, कहीं अपमान न हो, कहीं द्वेष न हो, कहीं राग न हो। हम ऐसे ही विश्व की अपना परिकल्पना अपना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस पर आप सबको, दुनिया की मानवता को, आप सारे लोगों को बहुत 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 बधाई देते हैं। हम फिर जिसको माँ से प्यार होगा, जिसको अपनी माँ से प्यार हो, मातृत्व का सम्मान करना सीख जाएगा। तो माँ जो है से पर्सनिफिकेशन है, और मातृत्व जो है सो उसका अमूर्तन है। तो इस अमूर्तन की प्रक्रिया में ही आप जैसे अपनी धरती के होके अपने देश से मोहब्बत करते हुए दुनिया से मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप दुनिया से मोहब्बत करते हैं तो आपका देश छूट जाता है। चूंकि आप अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का एलिमेंट जो है सो आपको जैसे इग्नाइट कर देता है, तो दूसरों से भी मोहब्बत करने लगते हैं। इसीलिए माँ से प्यार करने वाला मातृत्व का सम्मान करता है। माँ जैसे व्यक्तिकरण है और मातृत्व जैसे उसका उदात्तीकरण है। तो कोई भी प्रेम जैसे आपको जैसे यात्रा कराते हुए सबलाइन वैल्यू की तरफ ले जाता है, आपका उदात्तीकरण करता है। यही तो कला का जैसे उद्देश्य है। जी, हमारे बहुजन संवाद का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा। हम अगले पड़ाव पर फिर मिलेंगे आपको अपनी इस यात्रा में।